हेलो एवरीवन, एग्जाम टाइम नो बातें। आज का वीडियो ना कोई चैप्टर ना कुछ क्वेश्चंस। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स आपके लिए लेके आए हैं जो होता क्या है कि अक्सर काम आते हैं आपके फिल इन दी ब्लैंक्स में, मैच द फॉलोइंग में, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में, और कहीं ना कहीं छोटी सी एक मिस्टेक हो जाती है। बहुत सारे पॉइंट्स थे, कुछ कॉमन चीजें भी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो जैसा आप जानते हो कि हम तो आपको बोलते हैं भैया जब बहुत सारी चीजें होंगी तो याद रखना तो मुश्किल है। तो हमने एक छोटा सा काम किया है, हमने सारे पॉइंट्स एक जगह नोट किए हैं पूरी किताब से लेके, ताकि कहीं पर भी कोई पॉइंट ना छूटे, क्योंकि भाई हमारा तो टारगेट यही है 80 आउट ऑफ 80। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नो बातें। आज हम लोग कुछ उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जो पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे को एक नंबर या दो नंबर इस टाइप से वो आपको रोक सकते हैं। और कहीं ना कहीं पर ऐसा होता है कि कुछ एक लंबा सा क्वेश्चन दिया है 3 या 4 मार्क्स का, 1 मार्क्स का वो छोटा सा क्वेश्चन बीच में डाल देते हैं। जो पॉइंट्स हमने यहां पर कलेक्ट किए हैं, तो कुछ पॉइंट्स हमने समराइज किए हैं, जिनमें सबसे पहली चीज तो हम आपको यह बताएंगे कि आप जितने भी कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के नाम आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। होता क्या है कि विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया नेम द प्रोसेस यूज्ड। तो नो डाउट आपने चैप्टर पढ़ा है, साल भर तैयारी करी है, याद होगा, लेकिन हमने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को समराइज कर दिया ताकि एक क्विक रिवीजन में सारी की सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएं। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हमारा एक तो होता है अमोनिया। भाई 3 ही कंपाउंड है तो क्यों ना उनको समराइज करके एक जगह नोट कर लिया जाए, अमोनिया। दूसरा हुआ हमारा नाइट्रिक एसिड और तीसरा हुआ हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। HCl में कोई इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है नहीं, क्योंकि उसको हम डायरेक्टली फनल अरेंजमेंट के थ्रू वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। बीइंग हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हमको तुरंत जो है HCl एसिड मिल जाता है। तो अमोनिया, HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अमोनिया के लिए आपको प्रोसेस मालूम है कि द प्रोसेस इज हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक वाले क्वेश्चन है ये। HNO3 आपका ओस्टवर्ड्स प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड इज योर कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पहली चीज। अब सेकेंड कैटेगरी में आते हैं, इसी में हम जो कि मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हमने अपने सारे वीडियोस में कवर किया है, लेकिन अब यहां मेरा पर्पस ये है कि वो छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट हम एक जगह पे कलेक्ट कर दें। चैप्टर में आपने पढ़ा भी, अगर आप इसको इंडिविजुअल वीडियो देखोगे तो आपको वो सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। तो यहां पर हम लेते हैं उन कंपाउंड्स के, जो स्टडी ऑफ कंपाउंड चैप्टर है, उनके इनिशियल नेम, जो कि एक नंबर आपका बहुत आराम से बच्चा सोचता है अरे ये तो सिलेबस में है ही नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन सल्फ्यूरिक एसिड, देन नाइट्रिक एसिड, देन अमोनिया। अब यहां पर भी ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि which among the following compound is known as muriatic acid। तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट इज कॉल्ड एज म्यूरिएटिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज ऑयल ऑफ विट्रियोल। नाइट्रिक एसिड एक्वा फोर्टिस। अब इनको ऐसा क्यों कहते हैं वो हम यहां डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो मेरे जो चैप्टर वाइज वीडियोस हैं वो सारे वहां पड़े हुए हैं। अमोनिया इज योर एल्कलाइन एयर। यहां पर मेरा पर्पस है कि उन सारे पॉइंट्स को जो साल भर आपने मेहनत करी है उनको हम समराइज कर दें, एक जगह पर नोट कर दें। अब बात आती है, भाई ये तो हो गया स्टडी ऑफ कंपाउंड से। अब बात आती है कि कुछ ऑर्गेनिक के पॉइंट्स होते हैं जिनमें आपको काफी सारी चीजें याद होती हैं, लेकिन कंपाउंड के कॉमन नेम ना याद होने की वजह से आपसे वो गलतियां हो जाती हैं। जैसे उन्होंने आपसे कहा ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन, आपने कहा अरे यार एसिटिलीन तो कहीं पढ़ा ही नहीं है। हमने आपसे कहा ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, आपने तुरंत बना दिया।
तो गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ हुई कि आपको यह चीज नहीं मालूम की कि इथाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटिलीन। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक के जिनके कुछ कॉमन नेम है, आपने जो पढ़े हैं वो आईयूपैक नेम है, लेकिन उनके कॉमन नेम भी हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। तो कॉमन नेम ऑफ, नेक्स्ट हम लोग का है कॉमन नेम ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कुछ ऑर्गेनिक, हम बेटा बार बार आपसे ये चीज कहेंगे कि ये सारी चीजें आपको वो माइन्यूट एक एक नंबर दिलाएंगी जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चे से मिस्टेक हो जाती है। आईयूपैक नेम और ये इनके कॉमन नेम। कॉमन नेम अगर आपको याद है तो ये ढेर सारी जगह पर आपको काम आएंगे। हमने आपसे कहा बेटा गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मीथेन। आपने कहा सर क्लोरोफॉर्म तो पूरी बुक में कहीं पढ़ा ही नहीं, ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है? हमने कहा चलो अच्छा। हमने आपसे कहा कि गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन फ्रॉम, आपने कहा अरे सर ये तो बड़ा आसान है, मीथेन से ट्राइक्लोरोमीथेन तीसरे स्टेप की रिएक्शन लिख देंगे। हमने कहा बेटा जो थर्ड स्टेप में कंपाउंड आपने यूज किया है ट्राइक्लोरोमीथेन, वही तो आपका क्लोरोफॉर्म होता है। तो इस टाइप की कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिनमें हमने जितने भी कंपाउंड पूछे जाते हैं हमने वो सारे के सारे एक जगह पर आपके लिए नोट कर लिए हैं। देन मिथेनॉल, देन इथेनॉल, फिर मिथेनल, मिथेनल, देन एथेनल, देन मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। इसीलिए हमने कहा सारे हमें शायद ना याद रह पाते, इसीलिए हमने कहा बेहतर होगा आपके लिए कुछ ना छूटे, इसलिए सारे पॉइंट्स को एक जगह समराइज कर लिया जाए। देन क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, देन ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, देन टेट्राक्लोरोमीथेन। भाई नो डाउट आप सोच रहे होंगे कि अरे हमको तो ये आते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में अगर कोई जल्दी से एक जगह पर सारी चीजों को रिवाइज करा दे तो वो ज्यादा सही रहता है। अब देखो ये आपका इथीन है, ये कहलाता है इथाइलिन। इथाइन एसिटिलीन। मिथेनॉल आपको मालूम है मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। इथेनॉल दैट इज इथाइल एल्कोहल। फिर मेथेनल, मेथेनल मींस, अब आपको ध्यान देना है ए और ओ में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो मेथेनल आपका हुआ फॉर्मेल्डिहाइड और एथेनॉल आपका हुआ एसिटिल डिहाइड। मेथेनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। एथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड। ये तो आपको मालूम ही होगा, बहुत कॉमन नेम है। क्लोरोमीथेन, अब क्लोरोमीथेन आ गया। अब क्लोरोमीथेन में क्या करें? तो हम लोग यहां पर क्लोरोमीथेन का जो नाम होता है वो सिंपल सा आपका होता है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। भाई सिंपल सा आप देखो क्लोरोमीथेन आप यही तो बनाओगे, तो ये हो गया मिथाइल, ये हो गया आपका क्लोराइड। इस तरह से आप कोई भी निकाल सकते हो, ब्रोमो के लिए भी, आयोडो के लिए। ट्राइक्लोरोमीथेन दैट इज योर क्लोरोफॉर्म। और टेट्राक्लोरोमीथेन ये तो आपको मालूम ही है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये कुछ आपके कॉमन नेम है जो आपको मालूम होना चाहिए, जो आपके स्ट्रक्चर में काम आ सकते हैं, जो आपके गिव बैलेंस इक्वेशन में काम आ सकते हैं। अक्सर यही चीज होती है कि कॉमन नेम पूछा जाता है और कॉमन नेम ना मालूम होने की वजह से जो है छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। इसीलिए हमने आपके लिए सारे कॉमन पॉइंट, कॉमन नेम जो है वो एक जगह पर कलेक्ट कर लिए। अब ये बात आ गई हम लोगों की कि कॉमन नेम। अब हम लोग आते हैं, हम आपसे अगर बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, आप कहोगे अरे सर बड़े आसान होते हैं, नहीं भी होते हैं तो सर तुक्का लगा के निकाल लेते हैं। हमने कहा नहीं, हम तुक्का नहीं लगाने देंगे, हम आपको याद कराएंगे। तो उसी कैटेगरी में हमने जो है, आप उनको नेम द फॉलोइंग कह सकते हो, फिल इन दी ब्लैंक्स में उनको लिख सकते हो, और वो थोड़े से ज्यादा हैं।
तो बहुत ध्यान से आपको याद रखना होगा। यहां पर हमने आपको ये चीज हम आपको इस तरह से बताएंगे कि रिमेंबर, जिसमें पहला पॉइंट है आपका हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, वन वर्ड सब में, तो यहां पर ये आपको याद रखना है हीलियम, क्योंकि ये वही है जिसमें जो नेक टू नेक आपकी गलतियां कराता है। नंबर 2 फिर आ गया, इस पर आपको ध्यान रखना है, दैट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम रेड से नहीं लिख रहे हैं, बार बार रेड ब्लैक के चक्कर में टाइम वेस्ट होगा, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्लोरीन होता है। मोस्टली क्या होता है कि यहां पर बच्चा लिखता है फ्लोरीन, जो कि हम यहां नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है। बाकी कोई भी अगर हैलोजन से रिलेटेड आपका आंसर होगा उसमें आपका फ्लोरीन होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। लेकिन जब आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा तो केवल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जहां पर आपका क्लोरीन जो है एज ए एक्सेप्शन आ जाता है। फिर उसके बाद अब देखिए, इसीलिए हमने ये वाला पॉइंट भी आपका यहां ले लिया। ज्यादातर हम लोग देखते हैं इन्हीं उसमें गलतियां होती हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आप इनको मल्टीपल चॉइस की कैटेगरी में भी ले सकते हो। अब यहां पे आपका आंसर होता है फ्लोरीन। बट रिमेंबर वन थिंग, इसको हम थोड़ा सा वो कर देंगे ताकि आप स्टार बना दे रहे हैं, ताकि ये चीज आपको ध्यान रहे कि हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्लोरीन लिखना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्लोरीन। अब फोर्थ पॉइंट आप देखो, इसमें बहुत माइन्यूट मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। उन्होंने आपसे कहा कि द एलिमेंट विद जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने आपसे पूछा, आप कहोगे अरे सर जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं या 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। हमने कहा नहीं बेटा, ध्यान दो, वो आपसे कह रहे हैं द एलिमेंट विद जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहां पे आप किसी भी एक नोबल गैस का नाम लिख देना, पर्टिकुलर ग्रुप का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि उन्होंने यहां पे एलिमेंट पूछा है। तो यहां पर आप कोई भी एक नोबल गैस का नाम लिख देना। और यहां ये चीज भी आपको ध्यान रहे, इसलिए हमने यहां एलिमेंट अंडरलाइन किया, यहां पर नियॉन को अंडरलाइन कर दिया, या हम यहां पर इसीलिए इसको रेड से लिख रहे हैं कि एनी नोबल गैस। ध्यान रखना है आपको यहां पे ग्रुप मेंशन नहीं करना है। तो हम जरा इस क्वेश्चन में भी आपका ये स्टार बना दे रहे हैं ताकि आप ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अ कंपाउंड विद ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। 3 टाइप्स ऑफ, हम लोग देखते हैं जब मल्टीपल चॉइस में आता है तब तो बच्चा किसी तरह से गेस मार के कर लेता है, लेकिन अगर ये नॉर्मल वन वर्ड में या नेम द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है तो ये हम लोग को ब्लैंक मिलता है। यहां पर आप ध्यान रखना, आपका NH4OH और NH4Cl अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं उनमें मोस्टली जो है आपके तीनों बॉन्डिंग मिलती है, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट एंड इलेक्ट्रोवेलेंट। नेक्स्ट हम आते हैं आपका 6। अब इसमें भी बहुत गलती होती, 6 और 7। तो यहां पर हम इनको पहले ही स्टार की कैटेगरी में डाल दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। यहां पर क्या चीज है आपका, अब मॉलिक्यूल विद ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपका आंसर है नाइट्रोजन, क्योंकि हम लोग देखते हैं यहां पर हम लोग को आंसर मिलता है अमोनिया, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन कैसे आएगा, उसके लिए वो, हालांकि ये दोनों क्वेश्चन ही अलग अलग ईयर में बोर्ड्स में आ चुके हैं। अब मॉलिक्यूल विद 3 कोवेलेंट बॉन्ड, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आपका आंसर अमोनिया होगा, ना कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि ट्रिपल और 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, अ कंपाउंड विद,
नंबर नहीं डालते हैं, बहुत लंबा नंबर हो जाएंगे, हम इनको डॉट से लिख रहे हैं। अ कंपाउंड विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी बहुत गड़बड़ होती है। और सेकंड है, नेक्स्ट है आपका अ कंपाउंड विद टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक है आपका एन आयन विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो ना कितना जरा सी कंफ्यूजन वाली चीजें हैं। अब कंपाउंड विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप यहां पर अगर आप बना के देखो वाटर का, तो आप वाटर में देख रहे हो कि दो, अमोनिया का बना के देखो आप तो आपका एक। तो अ कंपाउंड विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर अमोनिया, अ कंपाउंड विद टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर वाटर। अब आपने क्या किया, वो कह रहे हैं कि एन आयन, जब हम अमोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अमोनियम में आप देखोगे कि ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं और ये बन गया आपका, तो कोई लोन पेयर नहीं बचा। लेकिन यहां पर ये दो इसको दे देते हैं H को, तो आपका एक लोन पेयर बचा। यहां बस ये गलती होती है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि यहां पे ये आयन है, यहां पर ये कंपाउंड है, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके हो गए। अब नेक्स्ट हम आते हैं अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा, वैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल तो बहुत हैं, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखना कि ये आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हो गया हम लोगों का नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए फिर से ऐसा बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि बस जल्दी में पढ़ा तो समझ लो हो गई मिस्टेक, वो छोटा सा एक पॉइंट छूट गया, मिस्टेक हो गई। अगले दो पॉइंट हमारे उन्हीं पर बेस्ड हैं कि जब तक आप पूरा ध्यान से उनको नहीं पढ़ोगे, हो सकता है अगर ध्यान से पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि वो सिली मिस्टेक हो जाए। और वो क्या है आपका, नंबर ऑफ H+ आयन पर मॉलिक्यूल। अब H+ आयन पर मॉलिक्यूल हमको मालूम है, H+ आयन प्रेजेंट होते हैं एसिड में। जितने भी एसिड होते हैं उनके लिए बेसिसिटी होता है H+ आयन, जितने भी नंबर होंगे, और जो बेस होंगे उनमें एसिडिटी टर्म यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ H+ आयन पर मॉलिक्यूल इज योर बेसिसिटी। फिर आता है आपका नंबर ऑफ OH- आयन पर मॉलिक्यूल, तो ये आपका हो जाएगा एसिडिटी। आप देख रहे होंगे सारे चैप्टर वाइज हमने बहुत ढूंढने की कौन कौन से क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं, कितने और कितने तो ऐसे हैं जो आए हैं, वो पॉइंट्स हमने यहां पर सारे कलेक्ट कर लिए। तो ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन में भी आप ध्यान देना, हम यहां पर इन दोनों को भी स्टार वाली कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन में गलती हो जाती है, जिसमें से सॉरी, पहला पॉइंट हमारा है कि बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी बेसिसिटी 1 होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारा आता है इस टाइप से। ये कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एनी एसिड दे आर बेसिसिटी, तो यहां पर वो कॉमन मिस्टेक करके लिखते हैं 4, जबकि नहीं, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं ये भी 2 बार पूछा गया है, और वो क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एसिटिक एसिड। अब आप देखो जल्दबाजी में पढ़ा तो हो गई ना छोटी सी गलती,
तो ये आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बेसिसिटी एसिटिक एसिड की 1 होती है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एसिटिक एसिड में 4 होते हैं। 3 + 1 4। जब ये डिसोशिएट होता है तो डिसोसिएशन के बाद केवल एक ही H प्लस देता है, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 मानी जाती है। मानी क्या जाती है? 1 होती है। फिर नेक्स्ट, ये भी आपके सारे क्वेश्चन हमने ये भी कई बार पूछा गया है, अवीक बेस। जब वीक बेस की बात आएगी तो आपका आंसर होगा NH4OH हमेशा। फिर ये भी कई बार पूछा गया है, ट्राई बेसिक एसिड। आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखो, आपको ये सारे मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं किसी ढंग से पूछे गए हैं। H3PO4 कुछ तो आप ऐसा देखोगे कि चैप्टर के मतलब पूरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बीच में कहीं एक छोटा सा वो दे दिया है, तो इसीलिए हमने उन सब कुछ चीजों को इकट्ठा कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट में भी आपका इसको हम पहले से ही स्टार की कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं जो हम स्टार्स बना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट भी हैं और बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और सिली मिस्टेक कराते हैं। द इंडिकेटर that tells us whether a solution is acidic or alkaline। एसिडिक और अल्कलाइन, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये हमारे होते हैं कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर। कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर। अब द इंडिकेटर that tells us strength of acidic or alkaline solution। एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको छोटा सा एक ध्यान रखना है, यहां पर बच्चा लिखता है पीएच सॉल्यूशन या पीएच पेपर, हम लोग उसको काट देते हैं। यहां पर थोड़ा इसको हम रेड से लिख दे ताकि आपको ध्यान रहेगा। यहां पर आपको लिखना है यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्योंकि वो इंडिकेटर एक्चुअल में यूनिवर्सल होता है, लेकिन वो पीएच स्केल को यूज करके बताता है कि हाउ मच अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और अल्कलाइन। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अच्छा, फिर अब उन्होंने अगर आपसे कहा कि अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का आपका एग्जाम्पल है पीएच पेपर और पीएच सॉल्यूशन, तो ये आपका पीएच पेपर या पीएच सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं हम। ये भी हम स्टार बनाएंगे क्योंकि बहुत बार पूछा गया है आपका, और वो है आपका क्लोराइड सॉल्युबल इन हॉट वाटर। सॉल्युबल इन हॉट वाटर, तो आपको यहां पर याद रखना इसका इकलौता एक ही आंसर है, लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड, इसे थोड़ा हमने बड़ा लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये होता है आपका लेड क्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया था जिसमें बच्चों ने बहुत सिली मिस्टेक कर दी थी जल्दबाजी के चक्कर में, और आप देख रहे हो ये हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट करें और लाइन से आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। कोई भी पॉइंट हमने ऐसा छोड़ा नहीं है किसी भी चैप्टर से कि जिसमें आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर में, जिसमें आपका करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में या मल्टीपल चॉइस में या वन वर्ड में या नेम द फॉलोइंग में, कोई भी आपका पॉइंट ऐसा छूटेगा नहीं। अब देखिए भाई गलती क्या हुई थी, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और काफी बच्चे इस क्वेश्चन की वजह से मेरे खुद के पढ़ाए हुए 99 पे रुक गए। अब हुआ क्या, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आके उनको कहना था अरे सर कंफ्यूजन हो गया। तो आप इस क्वेश्चन पे भी ध्यान रखिएगा। असॉल्ट formed by partial displacement
ऑफ, अब आपसे ये गलती ना हो इसीलिए आप तो खैर वैसे लिखोगे, हम यहां पर इसको कर दे रहे हैं हाइड्रोजन आयन, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय अ मेटल, हाइड्रोजन आयन। तो यहां पर आपका आंसर है एसिडिक सॉल्ट। कहते हैं ना दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। हमको भी अच्छा लगता है जब मेरे खूब सारे बच्चे 100 लाएं, लेकिन एक क्वेश्चन की वजह से तो हमने सोचा ये हम हर साल बच्चों को रटवाएंगे जरूर। नेक्स्ट क्या हुआ आपका, अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ, होता क्या है कि बेसिकली ये मल्टीपल टाइम्स जो है रिपीट हो के क्वेश्चन आया था, और ये इत्तेफाक से लास्ट ईयर पहली बार आ गया। तो अब बच्चों ने बस जल्दी में पढ़ा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट देखा एसिडिक सॉल्ट, लेकिन ये नहीं देखा कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन दिया है, हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपका आंसर होगा बेसिक सॉल्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस पे भी हम डबल स्टार बनाएंगे ताकि जो है भाई एक बार हो गई गलती मेरे बच्चों से दोबारा ना होने पाए। अब हम जरा नेक्स्ट उस पे आते हैं। बात आती है ये क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो एक होता है FeCl2, एक होता है FeCl3, या उन्होंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ FeCl3 फ्रॉम Fe, बच्चा लिखता है Fe प्लस 2HCl, बस तुरंत देखा, आगे देखा भी नहीं प्रोडक्ट क्या बना, तुरंत काट के 0 दे दिया। क्यों? क्योंकि दोनों में एक डिफरेंस होता है। तो यहां पर प्रिपरेशन जो है आपकी FeCl2 की वो होती है डिस्प्लेसमेंट से, और प्रिपरेशन ऑफ FeCl3 ये होती है आपकी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। ये भी आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कराने वाला, मीन्स आप देखो Fe प्लस 2HCl गिव्स FeCl2 प्लस H2, और यहां पे Fe प्लस Cl2 गिव्स FeCl3। तो देखो ना ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये पॉइंट भी हमने यहां पे कवर कर लिया। अब आप आज जो अब बेसिक सॉल्यूशन, अब ये फिर से देखो वही चीज आ गई, बेसिक सॉल्यूशन दैट डज नॉट कंटेन, इस पर भी ध्यान रखिएगा, काफी देर तक बच्चे को सोचना पड़ता है। अ बेसिक सॉल्यूशन दैट डज नॉट कंटेन मेटालिक आयन, भाई देखो हम लोग बेस पढ़ते हैं कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल, लेकिन एक बेसिक सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें मेटालिक आयन नहीं होता है। मेटालिक आयन ना होने की बावजूद भी वो आपका बेस की कैटेगरी में आता है, तो ये होता है आपका NH4OH। अब देखो भाई यहां OH लगा हुआ है, मतलब कि ये बेसिक इन नेचर होगा, लेकिन यहां पर आप देखो मेटल नहीं लगा हुआ है, तो यहां पे NH4 लगा हुआ है, तो दैट डज नॉट कंटेन मेटालिक आयन। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट, इस पर भी बहुत फोकस रहना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में भी, कि वो कह रहे हैं गैस इवॉल्व व्हेन हॉट एंड conc alkali is added to aluminium। अब देखो भाई ये आपका इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री से आ गया कि जहां पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर कि जब हम किसी भी मेटल की रिएक्शन, किसी भी मेटल की नहीं, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, उनकी रिएक्शन हम हॉट एंड conc alkali के संग कराते तो गैस इवॉल्व हाइड्रोजन होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इस पे भी, अब ये स्टार बनाते हैं, पहले लिख दे द
that relates volume of gases with number of molecule। आपको याद है तो वेल एंड गुड, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको एक बार ये चीज द लॉ दैट relates volume of gas with volume of another gas। अब देखो आपका यहां पे वॉल्यूम है, पहले वाले में क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैसेस विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज योर एवोगाड्रो लॉ। और वॉल्यूम का रिलेशन दूसरी गैस की वॉल्यूम से, तो वो हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, दैट इज गैलुसेक्स लॉ। तो ये आपका हो गया गैलुसेक्स लॉ, या इसको आप लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी बोल सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं द इलेक्ट्रोड। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में आ गए। द इलेक्ट्रोड दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका होगा एनोड, क्योंकि एनोड ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड होता है। तो यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। अब दोनों एक जैसी चीजें आ गई। अब ये भी देखिए, ये भी आपका आंसर होता है एनोड, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये आपका हो गया दोनों का आंसर एनोड। अब नेक्स्ट आते हैं आपका, अच्छा ये क्वेश्चन हमने जब चैप्टर पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस, तब भी हमने कहा था कि दो एप्लीकेशंस जो है वो आपके इलेक्ट्रोलिसिस के ऐसे हैं जिनमें एनोड डिमिनिशेस इन मास एंड कैथोड गेन्स मास। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, राइट एन एप्लीकेशन या राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन विच एनोड डिमिनिशेस इन मास या कैथोड गेन्स मास, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर आपका क्या हुआ कि नेक्स्ट है आपका an application of electrolysis in which anode diminishes in mass। तो आप ध्यान रखना यहां पर आपका आंसर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हो सकता है और आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी लिख सकते हो। अब एनोड डिमिनिशेस मास, अच्छा कैथोड गेन्स मास करता है। तो कोई भी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, एनोड डिमिनिशेस मास या कैथोड गेन्स मास, इन दोनों एप्लीकेशंस में सेम वही चीज होती है। नेक्स्ट आते हैं हम आपका कि इंप्योरिटीज। लीजिए भाई हम लोग मेटलर्जी पे आ गए। इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल्स, तो ये आपकी कहलाती हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी कई बार पूछी गई है, जो कि आपके अनदर नेम गैंग से भी जानी जाती है। देन ये भी आप ध्यान रखिएगा, तीनों के ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अब मेन ओर है तो आपको ध्यान रखना है, स्पेशली वही लिखना है जो है। तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये नहीं आपने क्या किया कोई भी उठा के लिख दिया। मेन ओर लिखना है आपका एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन में। तो एल्यूमिनियम तो आपको मालूम है बॉक्साइट, जिंक आपका होता है जिंक ब्लेंड। इस पे आप मेरा मेटलर्जी वाला वीडियो देखो, उसमें हमने बताया कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और ये आपका होता है हेमेटाइट, ये हो गया। फिर नेक्स्ट ये भी आपका ब्लैंक के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, वन वर्ड के लिए भी। हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। लिमिटेड ये दो बार से हट गया था, अब किसे काउंसिल ने फिर से इसको रख दिया है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को, तो इस पे जरा ज्यादा फोकस करिएगा। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, दैट इज
कैल्सिनेशन। फिर नेक्स्ट आपका क्या है कि हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन एक्सेस ऑफ एयर दैट इज रोस्टिंग। आप उठा के 10 ईयर क्वेश्चन देख लो या कहीं भी आपके पास क्वेश्चन, ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग का ये हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं हम लोग। अब देखिए अगेन फिर से बहुत बड़ा कंफ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। अब कंफ्यूजन होता है कि सल्फाइड ओर को जब हम एक्सेस एयर में हीट करते हैं तो रोस्टिंग होती है, कॉन्सेंट्रेशन में भी बच्चा रोस्टिंग लिख देता है। जबकि अगर आपको ये ध्यान हो तो ये आपका था फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस which is meant for concentration of sulfide ore, means हम सल्फाइड ओर की impurities को रिमूव करेंगे, which is also called dressing और enrichment of ore। फिर conversion of sulfide ore to oxide। अब देखो फिर से ये आ गया आपका concentration था, अब यहां आ गया इन्होंने conversion of सल्फाइड ore। सारे इसी पर बेस्ड हैं, इसीलिए हमने कहा, और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से पूछे जा चुके हैं। जब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग सिलेबस में था, बीच में कुछ समय के लिए हट गया था, लेकिन वो फिर से ऐड कर दिया, तो हमने इन क्वेश्चंस को यहां पर जोड़ लिया। कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर। अब आप देखो सल्फाइड ओर टू ऑक्साइड। अब सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, और हम इस सल्फाइड को हीट कर रहे हैं तो हम उसको ऑक्साइड में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। बात एक ही हो गई, लेकिन उन्होंने उसको डिफरेंट तरीके से पूछ लिया। दैट इज योर रोस्टिंग। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ओर। अब फिर से वही आ गया, बस आपको देखना है कि वो कन्वर्जन कह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कह रहे हैं। जल्दबाजी में पेपर मत पढ़िएगा। कार्बोनेट ओर टू ऑक्साइड। ये सल्फाइड दो बार हो गया। कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर टू ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर टू ऑक्साइड, दैट इज ये हो गया आपका कैल्सिनेशन। नेक्स्ट अगेन बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, द प्रोसेस यूज फॉर क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलिसिस मेटलर्जी में बहुत सारे प्रोसेस हैं और बहुत ही माइन्यूट कंफ्यूजन वाले होते हैं। द प्रोसेस यूज्ड फॉर concentration of bauxite ore। concentration of bauxite ore। तो बॉक्साइट ओर के कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपने देखा था हम लोगों ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था बेयर्स प्रोसेस। अब यहां होता क्या है, बेयर्स और हॉल्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने दोनों को साथ साथ लिख लिया। आप देखो हॉल्स के लिए क्या यूज करेंगे, हॉल्स के लिए यूज करते हैं द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। क्योंकि एल्यूमिना के रिडक्शन में इसको हम यूज करते थे, तो वो आपका होता है हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। तो ये हम लोग के पॉइंट्स टू रिमेंबर कैटेगरी में एक चीज और आ गई। अब इसमें हम लोग के कुछ ओर्स वाले क्वेश्चन हैं, और देख लिए हम लोगों ने एलॉयज वाले। और एलॉयज में क्या होता है कि बहुत सारे आपके एलॉयज हैं सिलेबस में, हमने एलॉयज का इसीलिए एक सेपरेट वीडियो बनाया था। एलॉयज हैं, फिर उन एलॉयज के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ में कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ में कुछ कंपोनेंट्स नहीं है, कुछ कॉमन है कुछ नहीं है। तो वो चीज काउंसिल ने उसका थोड़ा सा एडवांटेज उठाया और उन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन वैसे बनाने शुरू कर दिए कि कौन से ओर में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है वो नहीं पूछा, जो किसी दो में कॉमन है एक में नहीं है वो कंपोनेंट पूछ लिया। तो उसी टाइप की कैटेगरी में ये हमारा आता है कि द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इसीलिए हमने जब ओर वाला वो करा था हमने,
सॉरी द एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम। इसीलिए जो एलॉय वाला हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से कहा था कि इसको पढ़िएगा आप। दैट कंटेन्स कॉपर अदर देन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो यहां पर आपका है ड्यूरालिमिन। फिर उन्होंने आपसे पूछा कि आ नॉन मेटल यूज्ड इन एलॉयज। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि इकलौता नॉन मेटल होता है जो एलॉयज में यूज होता है, दैट इज कार्बन। तो ये हो गया आपका। फिर उन्होंने आपसे कहा सल्फाइड ओर ऑफ जिंक। तो यहां पर आप लिखोगे जिंक ब्लेंड। ZnS नहीं लिखना है क्योंकि वो ऑलरेडी सल्फाइड दे चुके हैं, तो इसलिए आपको ZnS मत लिखिएगा, मार्क्स नहीं मिलते हैं। ये आपका होगा जिंक ब्लेंड। फिर सल्फाइड ओर ऑफ आयरन। इसीलिए हम आपको शुरुआत से ही कह रहे थे कि जब भी हमने इन सब वीडियोस बनाए, हमने आपसे बोला कि बेटा कुछ छोटी छोटी टेबल्स हैं उनको याद कर लो, तो ये उसी कैटेगरी में है। सल्फाइड ओर ऑफ आयरन दैट इज FeS2 आयरन। अब द ओर ऑफ कॉपर। अब ये भी आपका दिमाग घुमा देगा, आप सोचोगे अरे यार कौन कौन से थे। सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी रिलेटेड टू द कंपोनेंट्स ऑफ दिस द एलॉय ऑफ। वो और इतनी बार चल रहा है कि और लिख जा रहा है। द एलॉय ऑफ कॉपर दैट कंटेन्स टिन अदर देन कॉपर एंड जिंक। इससे आपको एक आइडिया ये भी मिल जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन भाई एलॉयज हमने कहा याद कर लो, आपने याद कर लिए, लेकिन क्वेश्चन फिर समझ में नहीं आ रहा कैसे आ रहे हैं। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन भी इस पे आते हैं। फिर आपसे कह रहे हैं नेम द अदर एल्यूमिनियम containing compound added to alumina। अब नॉर्मली क्या होता है एल्यूमिना में, बच्चे याद रखते हैं अच्छा क्रायोलाइट एंड फ्लोस्फार, लेकिन अब उनके फॉर्मूले नहीं मालूम है तो ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ऐसा एल्यूमिनियम कंपाउंड है। तो यहां पर आपका क्या हो गया क्रायोलाइट। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है Na3Al(F)6। तो देखो यहां पे एल्यूमिनियम कंटेन कर रहा है ये, तो ये हुआ आपका क्रायोलाइट। फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज आ गई। वो कह रहे हैं कि द एक्सपेरिमेंट टू शो, इस पर ड्रॉ डायग्राम भी आता है, टू शो, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, टू शो हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl इन वाटर। तो यहां पर आपका होगा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। और ये तो एक और आसान है, आप एक्सपेरिमेंट देखो और उस फाउंटेन, क्योंकि फाउंटेन एक्सपेरिमेंट और फनल अरेंजमेंट बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। आपको याद रखना इन फनल अरेंजमेंट HCl dissolves in water, but HCl is highly soluble in water, that you will demonstrate by fountain experiment. HCl dissolves in water, that after dissolving in water it will give hydrochloric acid. तो HCl dissolves in water, that is funnel arrangement. Highly soluble in water थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, that is fountain experiment. यहां पर क्या है कि HCl gas dissolves in water। तो यहां पर आपको फोकस करना है कि हाई सॉल्युबिलिटी दे रखा है HCl में या डिसॉल्व दे रखा है। तो डिसॉल्व होगा, दैट इज फनल अरेंजमेंट। डिसॉल्व के लिए फनल अरेंजमेंट, हाई सॉल्युबिलिटी के लिए आपका ये होगा। अब देखिए
अ सॉलिड कंपाउंड। इस पर भी जब जब हमने इनसे रिलेटेड वीडियो बनाए हैं हमने इस क्वेश्चन पे जरूर एम्फेसाइज किया, आपने ध्यान दिया होगा अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे। अ सॉलिड कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन टू गैसेस मिक्स्ड टुगेदर। अब आप देखो ध्यान से, यहां पे क्या है, नॉर्मली क्या होता है, दो गैसेस आपस में मिक्स होती हैं तो उनमें डिफ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहां पर दो गैसेस मिक्स होने के बाद एक सॉलिड कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पर आपको अगर ध्यान हो तो हमने वहां भी बोला था कि ये है आपका अमोनियम क्लोराइड। आप देखो NH3 लिया, HCl लिया, इसको ये कर दिया NH4Cl, तो ये देखो आपका सॉलिड कंपाउंड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, इस पर भी थोड़ा ज्यादा इंफेसाइज करेंगे हम, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। और दूसरा आपका होता है अमोनिया गैस इन लिक्विड स्टेट। अब ये आपका करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट या रीजनिंग वाले में आता है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, ये तो आपको मालूम है, आपने कहा अरे सर एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे NH4OH बन जाएगा, हमने कहा वेरी गुड, लेकिन क्वेश्चन में आ गया कि लिक्कर अमोनिया। तो जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया होता है दिस इज कॉल्ड लिक्कर अमोनिया, और ये कोई खास चीज नहीं होती है, NH4OH का आप अदर नेम समझ लो। और ये आपका होता है लिक्विफाइड अमोनिया, यानी एक होता है आपका लिक्कर अमोनिया और एक होता है आपका लिक्विफाइड अमोनिया। अब नेक्स्ट, अब आप देख रहे हैं ना, हमने क्या किया, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया और सारे चैप्टर के आप समझ लो एक तरह से कि हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर, या आप ये कह सकते हो कि जो बहुत सिली मिस्टेक वाली चीजें हैं, बस ये है कि हाँ आपको थोड़ा फोकस रह के इनको अच्छे से याद करना पड़ेगा। और जो हमने स्पेशली रेड मार्क से बना दिए थे कि भैया उनको तो आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि आप 79 वाला तो कोई जुगाड़ ही नहीं है भाई, हमें तो 80 आउट ऑफ 80 चाहिए भैया सबके। फिर नेक्स्ट क्या हुआ आपका, हाँ नेक्स्ट, द गैस इवॉल्व्ड व्हेन अमोनिया गैस, ये नेम द गैस इवॉल्व, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है ज्यादातर वो नेम द गैस इवॉल्व में पूछे जाते हैं। इवॉल्व व्हेन अमोनिया गैस पास थ्रू हीटेड कॉपर ऑक्साइड। तो यहां नाइट्रोजन, अगर आपका लेड ऑक्साइड आता है तब भी आपका गैस इवॉल्व नाइट्रोजन होगी। फिर नेक्स्ट आते हैं गैस इवॉल्व्ड when excess ammonia reacts with chlorine। इसमें भी अगर आपको ध्यान हो तो गैस इवॉल्व नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन काफी सारी जगह पर इवॉल्व होती है। एक्सेस अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन। फिर आप फिर से देखो, आप द गैस इवॉल्व, अब यहां ध्यान रखना इसीलिए थोड़ा हमको भी देखना पड़ रहा है, इस हमने अंडरलाइन किया है इसको। The gas evolved when ammonium, अब ध्यान रखना हम इसको कैपिटल से लिख दे रहे हैं ताकि जो है आपसे गड़बड़ ना हो। नाइट्राइट इज हीटेड, तो यहां भी आपकी गैस इवॉल्व नाइट्रोजन होगी। और अब यहां पे आपका आ गया द गैस इवॉल्व व्हेन अमोनियम, अब ध्यान से देखिए आप, नाइट्रेट है ना कंफ्यूजन वाली चीज, 8 और 8 इज हीटेड, तो यहां आपकी बनती है नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज N2O, नॉट नाइट्रिक। अब हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए अदर देन ऑक्सीजन, ये भी थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। अदर देन ऑक्सीजन, name the gas that oxidizes ammonia।
दैट ऑक्सीडाइजेज अमोनिया। अब भाई इसमें बच्चे के दिमाग में होता है कि अरे ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में तो ऑक्सीजन ही लेते थे, ये कौन सा हो गया। अब आप देखो जो हम लोगों ने अमोनिया का रिड्यूसिंग नेचर पढ़ा था, वहां पे आपका था हीटेड मेटालिक ऑक्साइड के संग और दूसरा था विद क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन है तो वो ऑक्सीजन गैस तो नहीं है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है कि अमोनिया को वो ऑक्सीडाइज कर रही है, तभी तो अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर आपका आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये भी हमने आपको बोला था कि कॉपर अगर HNO3 कहीं भी कॉन्क है तो गैस इवॉल्व आपकी NO2 होगी। कॉपर, अब देखो सेम इक्वेशन है केवल, और जब हमने ये केमिकल प्रॉपर्टीज हम आपको पढ़ा रहे थे तब भी हमने आपको ये बोली थी चैप्टर में कि बेटा ये चीज ध्यान रखना, यहां पे आपकी NO इवॉल्व होगी। सेम मेटल होगा, सेम प्रोडक्ट होंगे, सेम रिएक्टेंट होंगे, सेम प्रोडक्ट होंगे, केवल गैस इवॉल्व का डिफरेंस होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि NO2 जहां भी होगी कॉन्क HNO3 होगा, NO जहां भी होगी वहां पे डाइल्यूट होगा। अब यहां पर अब जब बच्चा इस चीज को रट लेता है, एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। उसने सोचा अच्छा डाइल्यूट के संग जो है हमारा मेटल हो या नॉन मेटल हो, हमारा NO गैस इवॉल्व होगा। उन्होंने आपसे कहा कि गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HNO3 इज एडेड टू मैग्नीशियम। मतलब ऑलमोस्ट 75 बच्चे लिखते हैं उसमें NO, जबकि आप मेरा वीडियो देखना नाइट्रिक एसिड पर, ये रीजन हमने कितनी बार कितना एम्फेसाइज करके बताया है कि नाइट्रिक एसिड इज अ टिपिकल एसिड बट नॉट सो इन इट्स रिएक्शन विद मेटल। तो नाइट्रिक एसिड मेटल के संग रिएक्शन नहीं करता है, केवल मैग्नीशियम और मैंगनीज कोल्ड डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट 1% नाइट्रिक एसिड के संग हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम उसको पूरा उतना डिटेल में नहीं कर रहे हैं। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, इसके संग अगर आपका HNO3 होगा, भले ही वो सारी कंडीशन ना दे, केवल वो ही दे दे, तो आप ध्यान रखना कि यहां पर आपकी गैस इवॉल्व हाइड्रोजन होगी। यहां पर हम आपको एक बड़ा वाला स्टार बना के आपसे कहेंगे बेटा रिमेंबर, क्योंकि एग्जाम टाइम में यही सारी चीजें अगर काम मिल जाए, मतलब आ जाए एक जगह पर कहीं इकट्ठी, तो बड़ी हेल्प होती है उससे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट उस पे आते हैं हम, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं भाई। देखिए ऑर्गेनिक में ऐसी कोई वो चीजें थी नहीं, उसमें बस बेसिकली क्या था कि कॉमन नेम में या तो मिस्टेक होती है या फिर जो है आपका जो हमने अभी कवर कर लिया थोड़ी देर पहले। अब यहां पर आपका आता है भाई, हम सीरियल से चल रहे थे तो चैप्टर हमारा बचा अब सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में बस ज्यादा नहीं, आपको एक चैप्टर ही छोटा सा है, छोटी छोटी कुछ चीजें याद रखनी है कि जैसे आपका यहां पर ये वन वर्ड में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कंपाउंड formed when sulfur trioxide passed to, और ये पूरा 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन ही आया था, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। तो SO3 प्लस कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड आपने ध्यान किया, अच्छा यहां बनता था H2S2O7, दैट इज कॉल्ड ओलियम। तो आपने यहां पर क्या कर दिया कि ओलियम लिख दिया। ये भी जब हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ा रहे थे तो हमने इस पर भी बहुत सारा, क्योंकि उसमें और कुछ है ही नहीं, लैब प्रिपरेशन है ही नहीं, इंडस्ट्रियल में हमने बहुत सारा फोकस किया था। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। फिर आपका आ गया कैटल, अच्छा इसको यहां पर हम ये भी लिख दें H2S2O7, क्योंकि ये 3 नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। पहला तो पार्ट ये हो गया, फिर राइट इट्स केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट कैटलिस्ट में बड़ा गड़बड़ बच्चे करते हैं, तो कैटलिस्ट ज्यादातर आपके इनऑर्गेनिक यानी कि कंपाउंड वाले में आपका एक ओस्टवर्ड प्रोसेस में है। फिर आपका कैटलिस्ट यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस। तो ये भी आप यूं करके याद कर लेना। ओस्टवर्ड में आपका प्लैटिनम यूज होता है, यहां पर आपका वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और यहां तो आपको मालूम ही होगा कि आयरन। तो ये कुछ चैप्टर वाइज हमने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर बताए, जिसमें आप देखोगे कि
वो छोटे छोटे से माइन्यूट पॉइंट, और काफी सारे बच्चों को लग भी रहा होगा कि अरे हाँ यार, हमने एक एग्जाम में ये गलती कर दी थी, अरे कंपैरेटिव में ये गलती हो गई थी, अरे प्री बोर्ड में ये गलती हो गई थी। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखो। बहुत जल्द हम फिर आपके पास ऐसी ही कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन लेके मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।